हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कुछ बेसिक फीचर्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमने कुछ फीचर्स डिस्कस भी किए थे। मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड की फेडरलिज्म क्या था। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस की है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले सेशन में हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मैंने आपको बताया था कि जब हम पावर को, गवर्नमेंट की पावर को वर्टिकल वे में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा सेंटर गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आता है, और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आता है। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं पावर को वर्टिकल वे में, तो इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। वर्टिकल वे का मतलब यहाँ ये है कि जैसे सेंटर गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पूरे कंट्री के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही लॉ बनाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म का क्या नेचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट इज नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के फेडरलिज्म होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाजी फेडरलिज्म। क्या होता है ये क्वाजी फेडरलिज्म? देखिए, बहुत से स्कॉलर ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म है उसको क्वाजी फेडरल बोला। क्यों ऐसा बोला, पहले समझते हैं कि क्वाड्री फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, क्वाड्री फेड देखिए, इंडिया के केस में यदि हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को हमने इंडिपेंडेंट नहीं रखा है नेशनल गवर्नमेंट से। मतलब इंडिया में सारी ही स्टेट किसके अंडर आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहती हैं। इसीलिए ये फेडरलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ने इसे ये कहा, इसीलिए जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं केसी वियर, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वाजी फेडरलिज्म है। क्वाजी फेडरलिज्म, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ और स्कॉलर्स आए, उन्होंने बोला कि सिर्फ फेडरलिज्म का फीचर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जो स्टेट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट हो। इसी कड़ी में एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं माधव कोसला, जिन्होंने बताया कि जो केसी वेयर का स्टेटमेंट है वो इंडिया के विद रिस्पेक्ट बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब हम कंसीडर करते हैं अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को, तो ऐसा नहीं है कि वो अल्टीमेट गोल जो है उसका सिर्फ यही है कि हम स्टेट्स को इंटरडिपेंडेंट कर दें। इसीलिए इंडिया के केस में हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है, क्वाजी फेडरल है। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझ लीजिए, एक बार और अच्छे से समझा दूं मैं आपको कि केसी वेयर ने ये कहा था कि इंडिया का फेडरलिज्म क्वाजी फेडरल है। ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अंडर काम करती है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉ बना सकती है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जिसमें जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। तो इसीलिए माधव कोसला ने, सॉरी केसी वेयर ने क्या बोला, इसको क्वाजी फेडरल।
इसी इसी को माधव कोसला काउंटर करते हैं, इसी स्टेटमेंट को। वो ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फेडरलिज्म का मतलब ये हो कि कोई भी स्टेट जो है इंटरडिपेंडेंट हो किसी भी कंट्री में। अब देखिए, आर्टिकल हमारा 245 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है या तो किसी भी टेरिटरी के, इंडिया की टेरिटरी किसी भी पार्ट के लिए या पूरे होल कंट्री के लिए लॉ बना सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो या तो अपनी पूरी स्टेट के लिए या सिर्फ अपनी स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बनाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक कोऑपरेटिव वे में काम करती हैं। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें ये जो टर्म है ये दी गई थी, एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर थे एएच बिर्च, इन्होंने इस टर्म को दिया था। ग्रानवेल ऑस्टिन ये कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म एक क्लासिक एग्जांपल है किसका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अकॉर्डिंग टू ग्रानवेल ऑस्टिन कि जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया की एक यूनिक प्रॉब्लम रही है। क्योंकि देखिए, इंडिया जो है ना, सभी कंट्रीज से वर्ल्ड में, जहां तक मेरे को जानकारी है, सभी कंट्रीज में वर्ल्ड की एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन को भी इंक्लूड किया सेंटर और स्टेट में। आर्टिकल 256 इसी से डील करता है कि ऑब्लिगेशन से डील करता है, जो स्टेट्स और यूनियन के ऑब्लिगेशन है उनसे। नीति आयोग को भी इसीलिए ही बनाया गया था कि जो इंपॉर्टेंट गोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, उनको एक्चुअलाइज किया जा सके और एक गुड गवर्नेंस को इनेबल किया जा सके। इसके बाद आता है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। देखिए, असिमेट्रिकल मतलब अनइक्वल, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। देखिए, जब हम जो स्टेटस ऑफ यूनिट्स है फेडरेशन की, उनको, स्टेटस ऑफ यूनिट का मतलब ये है सेंटर और स्टेट, इनको जब हम दो टाइप का फेडरलिज्म है, एक सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम अनइक्वल पावर्स में डिवाइड कर देते हैं सेंटर और स्टेट को, मतलब सेंटर को हम ज्यादा पावर देते हैं, इंडिया में भी ऐसा ही है, सेंटर को ज्यादा पावर है कुछ मामलों में, और कुछ मैटर्स में स्टेट को पावर दी गई है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का। और यूएसए जो है किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल फेडरलिज्म का, क्योंकि वहां पर यूएसए में सारी स्टेट्स को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल स्टेटस है। अगर हम इंडिया के फेडरलिज्म की बात करें स्पेशल, तो यूनिट्स यहां पर एक जैसी नहीं है। अब चाहे वो स्टेट, चाहे तो, अब क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल प्रोविजन भी दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आर्टिकल 371 जो है वो सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन देने की बात करता है। ऐसे ही कुछ समय पहले तक कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंडर। अब जो हमारा राज्यसभा है, उसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल नहीं है राज्यसभा की। ये भी पॉपुलेशन के बेस पर बनाया जाता है। आर्टिकल 80 में इसकी बात हुई है। ऐसे ही हमारा 5th और 6th शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल स्टेटस की बात करता है शेड्यूल एरियाज में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गए इसमें, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, स्टेट गवर्नर्स को भी कुछ स्टेट्स के जो स्टेट गवर्नर है, उनको भी कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं
ट्राइबल्स एरिया के विद रिस्पेक्ट। अब समझते हैं यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म। देखिए यूनिकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पर केवल एक सेंट्रल बॉडी होती है, सिर्फ एक ही सेंट्रल बॉडी होगी, वहीं से ही सारे लॉ बनाए जाएंगे। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो बाइकैमरलिज्म फॉलो होता है। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर के दो हाउसेज हैं, एक है हमारा लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, और एक है हमारा अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही लेजिस्लेटिव या लॉ फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में ये होता है कि या तो स्टेट और अ, या तो स्टेट या सेंटर के बीच में कंपटीशन होता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर स्टेट्स के अमंग भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, स्टेट्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। और नीति आयोग ने भी इसको प्रमोट करने की बात करी है। प्रमोट करने की बात इसीलिए करी है क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ पैरामीटर्स पर। जैसे नीति आयोग ने कुछ सजेस्ट किए, इंडिकेटर्स दिए, जैसे हम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टेट के हेल्थ इंडेक्स को हम देख सकते हैं, या कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, या एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं या ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो कि हमें बता सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये एक अच्छा सुझाव है नीति आयोग का। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की यदि हम बात करते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो पावर के बेसिस पर मैंने आपको बताया दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पर केवल एक ही सेंटर होता है। फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो नेचर है गवर्नमेंट का वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो फॉर्म की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, और कलेक्टिव लीडरशिप होती है उसमें। आर्टिकल 75 में ये हमें दिया गया है, और ये लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, यही रियल एग्जीक्यूटिव है। यहां पर फ्यूजन ऑफ पावर की यानी कि नो सेपरेशन ऑफ पावर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लेजिस्लेचर है हमारी, इसी के अंडर में क्या होती है, एग्जीक्यूटिव भी काम करती है, एग्जीक्यूटिव भी इसी के अंडर में काम करती है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए थे, इसमें एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी था। तो आप ये मत समझ लेना कि जुडिशरी भी इसके अंडर काम करती है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, तो जुडिशरी बिल्कुल अलग है। और जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, या अगर कोई फंडामेंटल लॉ वायलेट होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई भी लॉ वायलेट कोई भी प्रोविजन वायलेट होता है किसी भी लॉ को फॉर्म करने में, तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन कर सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है, मतलब जो लेजिस्लेटिव है वो अलग काम करती है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग काम करती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए क्या नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इंडिविजुअल लीडरशिप होती है हर एक की,
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव लीडरशिप या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फिक्स्ड टर्म गवर्नमेंट होती है। अब अगर हम बात करें प्रोविजन जो हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड, तो देखिए आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 तक यहाँ पर बात हुई है। क्या क्या है आइए समझते हैं इनको। नेशनल लेवल पर हम बात करें तो आर्टिकल 74 हमारा ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी फंक्शन को करने में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अंडर में ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अंडर ही क्या करते हैं प्रेसिडेंट कोई भी फंक्शन करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, हमारे जो पीएम को अपॉइंट करता है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल, जो कि है हमारा लोकसभा, इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। रीजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 163 में इसकी बात हुई है। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, मतलब स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, वो हेड मतलब एडवाइस देते हैं गवर्नर को। बिल्कुल सेम सिस्टम है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज जो भी फंक्शन वो करेंगे गवर्नर, वो किसकी एडवाइस पर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है कि गवर्नर को जो अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते होते हैं वो किसकी एडवाइस पर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर होते हैं। मतलब जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो किसकी एडवाइस पर करेंगे, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये पूरा हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे आगे के लेक्चर्स में। इसके बाद देखिए अगर हम कंपेयर करें यूएसए, यूके और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को, तो कुछ इस प्रकार है कि अभी मैंने आपको बताया यूएसए में फेडरल और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ फॉर्म कर रही है, ऐसा लॉ बनाने जा रही है जो कि हमारे हमारे या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसमें वो जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है। यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, याद रखिएगा। अमेरिका में फेडरल और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर यूनिटरी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है यूके में। यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मिडिल ग्राउंड जो है अपनाया है, एक मिडिल पाथ अपनाया है कि हम जो है सोवर्निटी को भी मेंटेन करेंगे और जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेट, किसी भी चीज को सेपरेट करना। अब किसको सेपरेट करना, हम जब भी स्टेट्स की बात करते हैं तो रिलीजन को हमेशा हम स्टेट से अलग करके चलते हैं, ये मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म वर्ड का। जब सेपरेशन ऑफ रिलीजन हो जाता है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं। रिलीजन जो है हमारे प्योर पर्सनल मैटर है सेक्युलरिज्म के हिसाब से। अगर हम सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को देखें तो ये सभी रिलीजियस डोमिनेशन को रिजेक्ट करता है, चाहे वो फिर इंटर रिलीजियस हो
या इंट्रा रिलीजियस हो। इंटर रिलीजियस मीनिंग अलग अलग रिलीजन के बीच में, या फिर इंट्रा रिलीजन का मतलब होता है कि एक ही रिलीजन के बीच में। जैसे मैं रिलीजियस डोमिनेशन बताऊं आपको इंटर रिलीजन के बारे में, तो जो कम्युनल राइट्स होते हैं जो इंटर रिलीजन के डोमिनेशन पर होते हैं। या फिर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखें इंट्रा रिलीजन में, तो जैसे आप देखते हैं इस्लाम में शिया सुन्नी है, या फिर हिंदुओं में हायर कास्ट और दलित की बात होती है, ऐसे ही क्रिश्चियन में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की बात होती है। तो ये इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस है। सेक्युलरिज्म एक स्टेट पॉलिसी कैसे, अब देखिए, अब आप ये बताइए कि क्या सेक्युलरिज्म के आधार पर, मैंने अभी आपको सेक्युलरिज्म बताया कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट को रिलीजियन डोमिनेशन से बिल्कुल ही अलग रखना। पर क्या कोई भी स्टेट, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो क्या गवर्नमेंट किसी रिलीजियन में इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस मैटर पर? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, आपने 3 तलाक वाला सुना होगा मैटर, 3 तलाक वाला केस है, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल वाला जो केस हुआ था, एक सबरीमाला टेम्पल था लॉर्ड अयप्पा का, वहां पर 10 to 45 ईयर्स की जो एज की वुमन होती थी, उनका वहां पर जाना रिस्ट्रिक्ट था, मतलब एंट्री बैन थी। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरवीन किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, सभी का पब्लिक प्लेस पर जाना फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से स्टेट हमेशा इंटरवीन करती है इंडिया में। आगे देखते हैं स्टेट पॉलिसी क्या है। जैसे पहला तो यही है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, ये सभी हमारे यहाँ पर क्या है, सभी रिलीजन क्या है, बराबर हैं। स्टेट रिलीजन सेपरेशन एक एसेंशियल फीचर होता है सेक्युलरिज्म का, यहाँ पर थियोक्रेसी या रिलीजन को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगी। ये स्टेट रिलीजन जो है, स्टेट रिलीजन सेपरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्युलरिज्म का, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे स्टेट जो है अगर चाहे तो नॉन रिलीजियस को, कुछ नॉन रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो हैं उनको एडप्ट कर सकती है पीस, स्टेबिलिटी या फिर लिबर्टी और इक्वलिटी को लाने के लिए। जैसे अभी आपने यूसीसी का वो देखा होगा कि यूसीसी जो है उत्तराखंड में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कैसा है, तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस है, आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर स्टेट इंटरफेरेंस का कोई भी स्कोप नहीं है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए बात की जाती है यहाँ पर वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में। इसके बाद आते हैं हम जुडिशियल रिव्यू पर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि ये एक टाइप की प्रैक्टिस होती है, जुडिशरी को पावर दी जाती है किसी भी एक्ट या ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव को रिव्यू करने की। किसके बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बेस पर, अगर कोई भी पर्सन इसको अफेक्टेड पर्सन चैलेंज करता है तो। जुडिशियल रिव्यू का इवोल्यूशन अगर हम देखें, तो पहले यहां पर सिर्फ एक्ट को रिव्यू कर सकती थी हमारी जुडिशरी, लेकिन बाद में फिर इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी रिव्यू करने की बात आई। जैसे आपने एक केस है जिसमें, मेरे को केस का नाम याद नहीं आ रहा, वो जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने, जब पूर्व मुख्यमंत्री की डेथ हुई थी महाराष्ट्र के, बाला साहेब ठाकरे की डेथ हुई थी, तब 2 लड़कियों को उन्होंने क्या किया था, कुछ फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड कर दी थी, क्योंकि 5 दिनों की छुट्टी कर दी थी, 5 या कुछ ऐसे नंबर ऑफ डेज की हॉलीडे हो गई थी वहां पर डेथ हो जाने की वजह से। तो एक लड़की ने वहां पर पोस्ट कर दिया फेसबुक पर कि भाई इतने दिनों का हॉलीडे की क्या जरूरत थी। तो वहां पर आईटी एक्ट आईटी एक्ट के सेक्शन सेक्शन 66 के तहत पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो
इसके इसके बीच में फिर क्या है, जब अपील की गई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आप किसी भी व्यक्ति से उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं छीन सकते। तो ये इस तरीके से जुडिशरी बार बार आती है बीच में, इंटरवीन करती है अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत होता है। तो ये अमेंडमेंट्स को भी बाद में फिर इसको रिव्यू करने का प्रावधान बनाया गया। तो इस तरीके से जुडिशरी, हमारी इंडियन जुडिशरी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन के रूप में उभर कर आती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आया था, उसको जब जुडिशरी ने रिव्यू किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कई स्कॉलर्स हैं, उनके अलग अलग व्यू हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये जो है कार्बन कॉपी है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। कुछ ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरे वर्ल्ड के दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है, इसमें बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं एलियन ऑफ फॉरेन व्यू। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से स्कॉलर, कि ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सी ऐसी इसमें चीजें हैं जो कि वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो इसमें इंडिजीनियस ट्रेडिशन नहीं है कोई भी, ये कहने की, ये कहते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है या बैग ऑफ बोरोइंग है। एक बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं आइवर जेनिंग्स, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इसके बाद कुछ लोगों का यह भी कहना है, कुछ क्रिटिक्स का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्योंकि इसमें 2/3 एलिमेंट्स जो हैं वो इसी एक्ट से डिराइव किए गए हैं, इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो ये जस्ट एक अमेंडेड वर्जन है किसका, 1935 एक्ट का। कुछ लोग इसको अन इंडियन भी कहते हैं, जिसमें एक नाम आता है के हनुमंतिया का, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कि हमें जो है वीणा और सितार का म्यूजिक चाहिए था, लेकिन हमें इंग्लिश बैंड का म्यूजिक पकड़ा दिया। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो उनकी जो शिक्षा थी उस तरीके से हुई थी, वो उस वे में एजुकेट हुए थे। तो ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो ये यही स्टेटमेंट आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी पूछ सकता है, मेंस के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि बताइए इस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत से लोग इसको अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि इसमें वो बिलीफ्स और आइडियाज दिखते ही नहीं है जो महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी की जी के बिलीफ्स और आइडियाज यहाँ पर दिखते ही नहीं है। विलेज पंचायत की बात या डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात होनी चाहिए थी इसके फाउंडेशन में, जो कि यहाँ पर नहीं है। 1946 में हालांकि बाद में फिर कर दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद। 1946 में एस एन अग्रवाल की एक बुक पब्लिश हुई, उन्होंने ये कहा, बुक का नाम है, अच्छा कभी कभी प्रीलिम्स में बुक के नाम भी पूछ लेता, ऑथर के नाम पूछ लेता कि बताओ। तो इस बार भी आया था, एस जयशंकर की एक बुक थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो ये जो एस एन अग्रवाल की बुक है, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, तो इन्होंने उस बुक में कहा था कि जो इंडिया है उसको आइडियली बेस्ड होना चाहिए हमारे इंडियन इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रेडिशन पर। कुछ लोग इसको इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं देखिए, चलते हैं अपन आगे।
एक सेकेंड, हाँ, इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जैसे अमर्त्य सेन की एक बुक है, अमर्त्य सेन की एक बुक है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इन्होंने इसमें कहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल ही इंडिजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात हुई है, और लोकसभा, यहाँ पर सभा एंड समिति ये पहले से ही हमारे एंशियंट इंडियन पॉलिटी में एग्जिस्ट करती थी। बहुत से लोग इसे कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो बेस्ट वैल्यूज है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको एडप्ट किया है। जैसे एलेक्जेंडर सोमेक ने इसको क्या कहा था, कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात हुई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इसके बाद अगर हम देखें तो आइडियाज के बेसिस पर जो माधव कोसला या पीबी मेहता जैसे वो स्कॉलर हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इन्होंने भी क्या कहा है, एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सारे फीचर्स को कवर किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मैं आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं जो हमने आज पढ़ी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है, तो मैंने उसमें आपको बताया क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब ये है कि सारी स्टेट्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक कोऑपरेटिव वे में काम करती हैं और गवर्न करती हैं सोसाइटी को। इसमें ग्रानवेल ऑस्टिन ने क्या दिया था, यही टर्म दी थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर मैंने आपको बताया असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब असिमेट्री की बात की, तो मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, जैसे सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। किसके अंडर दिया गया? आर्टिकल 371 के अंडर। यहाँ पर आर्टिकल 80 में राज्यसभा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इक्वल नहीं है। पॉपुलेशन के बेस पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्म किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी कुछ जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्टेट गवर्नर्स हैं कुछ स्टेट्स के, ट्राइबल एरियाज के, उनको भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। फिर हमने यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म की बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि बाइकैमरलिज्म हमारे यहाँ फॉलो होता है जहां पर दो हाउसेस की बात होती है, एक लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है उसे, और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, इसे हाउस ऑफ द स्टेट, सॉरी, इसे अपर हाउस कहते हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टेट और सेंटर के बीच में कंपटीशन करवा सकते हैं हम, मतलब एक नीति आयोग ने एक सजेस्ट किया था ये कि हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को शुरू करना चाहिए, जिस पर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम स्टेट को रैंकिंग दे सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म होती है, नो सेपरेशन ऑफ पावर है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड होता है गवर्नमेंट का, रियल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव लीडरशिप होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्टिकल 75 में दिया गया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव फॉर्म की जाती है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल लीडरशिप और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। नेशनल लेवल पर जब हम प्रोविजन देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया 75 से लेकर 74 आर्टिकल से लेकर के
आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बात की गई है नेशनल लेवल की पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद मैंने आपको बताया रीजनल और प्रोविंशियल लेवल में, तो आर्टिकल 163 से लेकर के आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में बात की गई है। इसके बाद मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया तीनों कंट्रीज का, यूएसए, यूके और इंडिया, इनके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट के बारे में। फिर हमने बात की मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सेक्युलरिज्म का मतलब है वो ये है कि सारे जो रिलीजन है वो इक्वल हैं। आर्टिकल 25 में इसकी बात हुई है, जिसमें वो ये कहता है आर्टिकल 25 कि सभी लोगों को अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है और ये एक फंडामेंटल राइट है। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में, जिसमें मैंने आपको ट्रिपल तलाक का भी एग्जाम्पल दिया, एनजेएसी का भी एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने आपको वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के बारे में बताया, यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है स्टेट इंटरफेरेंस का। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने बात की। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू बताए, कुछ स्कॉलर्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला गया, और अन इंडियन और अन गांधीयन भी इसको बोला जाता है। कुछ स्कॉलर इसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, कुछ इंडिजीनियस भी कहते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आई होप आपने इसको ठीक से समझा होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।